नमस्कार। आइए समझते हैं ई कॉमर्स के सामाजिक और नैतिक पहलू। आज हमारे दैनिक जीवन के सभी पहलुओं में इंटरनेट हमारे जीवन का एक अविभाजित हिस्सा बन गया है, क्योंकि इसका हमारी सामाजिक गतिविधियों पर बहुमुखी प्रभाव पड़ता है। हर दिन नकद लेन देन करने के लिए बैंक जाना, पैसे निकालना या बाजार से चीजें और आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए जाना अब काफी मुश्किल है, क्योंकि समय नहीं है। इंसान अपने काम में बहुत व्यस्त हो गया है और इसीलिए इन परिस्थितियों में ऑनलाइन खरीदारी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग बन गई है। इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों के परिणाम स्वरूप लोग कैसे व्यवहार करते हैं, खुद को व्यवस्थित करते हैं और बातचीत करते हैं, इसमें मूलभूत बदलाव आ रहे हैं। आइए डालते हैं संख्याओं पर एक नजर। भारत ई कॉमर्स 2024 तक 99 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच जाएगा। 2019-24 में 27% CAGR चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, जिसमें किराना और फैशन परिधान वृद्धिशील विकास के प्रमुख चालक होने की संभावना है। भारत के ई कॉमर्स ऑर्डर में 2020 की अंतिम तिमाही में 36% की वृद्धि हुई, जिसमें पर्सनल केयर, ब्यूटी और वेलनेस सेगमेंट सबसे बड़ा लाभार्थी रहा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह जीवन में भी हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। यही सच्चाई ई कॉमर्स के साथ भी है। ई कॉमर्स ने अर्थव्यवस्था और समाज को तो अपार लाभ दिए हैं। इस व्याख्यान में हम सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से ई कॉमर्स के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ई कॉमर्स की कई देखी और अनदेखी लागतें और लाभ हैं। आइए ई कॉमर्स के सकारात्मक सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करें। ई कॉमर्स के सकारात्मक सामाजिक पहलुओं में सबसे पहला है युवा उद्यमियों के लिए अवसर। कुछ दशक पहले व्यापार करने की कल्पना करें, जब ई कॉमर्स मौजूद नहीं था। उस समय आपको एक ईंट संगठन की योजना बनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप एक रिहायशी स्थान पर एक अच्छा स्टोर की आवश्यकता होगी, जिसे ढूंढेंगे, जिसका आप या तो निर्माण करेंगे या किराए पर लेंगे। लेकिन आज ई कॉमर्स के साथ लोग अपने गैराज से भी अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, या कभी कभी उनके पास कार्यालय नहीं होता तो वो अपने घर से ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ई कॉमर्स आपका अपना व्यवसाय करने से जुड़ी स्टार्टअप लागत को बहुत कम कर देता है। एक ऑनलाइन स्टोर के साथ आपको फिजिकल स्टोर बनाने या किराए पर लेने की बजाय एक कार्यशील वेबसाइट या सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक की आवश्यकता होती है। यह नए उद्यमियों के लिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया को बहुत ही कम कठिन कर देता है। आपके व्यवसाय को ऑनलाइन उपस्थिति के साथ शुरू करने के लिए स्टार्टअप और चलने की लागत एक दुकान और उत्पाद भंडारण के लिए जगह की तुलना में बहुत सस्ती है। प्रौद्योगिकी और ई कॉमर्स के आगमन के साथ बहुत कम उम्र में लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। युवा पीढ़ी ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आय के नए नए रास्ते बना रही है। वे न केवल अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवारों की भी सहायता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि अब किसी के लिए भी ऑनलाइन व्यवसाय करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है, उसके कारण प्रतिस्पर्धा अधिक हो गई है, जिसकी वजह से डिजिटल दुनिया में नवाचार अर्थात इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण फायदा सामाजिक दृष्टिकोण से ई कॉमर्स का है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के लिए ई कॉमर्स एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभर रहा है। इंटरनेट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की उपलब्धता के साथ व्यवसाय शुरू करना अब महिलाओं के लिए पहले से अधिक सुलभ है। यह ग्रामीण और अर्ध शहरी पृष्ठभूमि की महिलाओं को अच्छा अवसर प्रदान करता है। जो महिलाएं सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के कारण मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था में भाग नहीं ले सकती हैं, ई कॉमर्स ने उनके लिए महान अवसर पैदा किए हैं। हम एक ऐसी ही महिला की सफलता की कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका नाम है निशा मधुलिका। निशा मधुलिका जी नोएडा उत्तर प्रदेश में रहती हैं और एक हाउसवाइफ हैं। उनकी उम्र है 56 साल।
वो मुख्यतः आगरा की रहने वाली हैं। जब उनके बच्चे बड़े होकर अपनी पढ़ाई लिखाई और नौकरी के लिए घर से दूर रहने लगे तो निशा जी अकेलेपन से घिर गई। उन्होंने नौकरी की पर कुछ वजहों से उन्हें वो छोड़नी पड़ी। अपने घर का खालीपन से बचने और कुछ पॉजिटिव करने की सोचने के लिए एक दिन उन्होंने इंटरनेट पर एक रेसिपी ब्लॉग पढ़ा और उसे पढ़कर उन्हें लगा कि ये काम तो वो भी कर सकती हैं और बेहतर तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद था। सन 2007 में निशा जी ने अपनी वेबसाइट nishamadhulika.com शुरू की। उनकी वेबसाइट पर कमेंट करने वाले बहुत से लोगों ने उनसे कहा कि अगर वो इन रेसिपी को बनाने के वीडियो भी दिखाएं तो उनके लिए बनाने का तरीका समझना आसान होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए निशा मधुलिका जी ने मई 16, 2011 में YouTube पर अपना पहला वीडियो अपलोड किया। आज उनके YouTube चैनल को दुनिया भर से लाखों व्यूज मिलते हैं। निशा मधुलिका YouTube चैनल भारत में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले YouTube चैनलों में से एक है। आज YouTube पर निशा मधुलिका चैनल के 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिसमें हर रोज 5-6 हजार नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं। उनके वीडियोस YouTube पर 2 अरब से ज्यादा बार देखे जा चुके हैं। निशा मधुलिका ने अपने चैनल के लिए अभी तक 1657 वीडियो बनाए हैं। आज भारत और दुनिया भर के करीब 11-12 लाख लोग रोज निशा मधुलिका जी के वीडियो देखते हैं। उनके वीडियो के स्क्रीन पर चलने वाले एडवर्टीजमेंट की बदौलत क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं निशा मधुलिका जी की प्रति माह आय कितनी होगी? जी हाँ, उनकी महीने की आय लगभग 10 से 12 लाख रुपए है। निशा मधुलिका जी को YouTube टॉप शेफ इंडिया 2014 का अवार्ड मिल चुका है। निशा मधुलिका जी की तरह कई महिलाएं घर से अपना व्यवसाय शुरू कर रही हैं, जैसे कि टिफिन सर्विस, कपड़े के बैग, पैक्ड फूड, अचार, पापड़, कपड़े इत्यादि। यह सब केवल और केवल इंटरनेट और ई-कॉमर्स से ही संभव हो सका है। ई-कॉमर्स के माध्यम से कला और हस्तशिल्प का संरक्षण और प्रचार भी हो रहा है। संस्कृति में भिन्नता के कारण भारत हस्तशिल्प के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। हस्तशिल्प उद्योग ग्रामीण भारत में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। इस उद्योग में महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों सहित लगभग 13 मिलियन कारीगरों को नौकरी मिलती है। इसके अलावा भारत दुनिया भर में इंटरनेट के लिए भी सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से एक है और इस कारण ई-कॉमर्स में बड़े व्यवसायों के साथ साथ स्थानीय कारीगरों के लिए छिपे बड़े और अप्रयुक्त अवसर हैं। ई-कॉमर्स घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पादों के लिए एक बेहतरीन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पेश करता है। ई-कॉमर्स ने भारत में कारीगर समूहों संभावित बाजार के बीच व्यापक अंतर को कम कर दिया है। पिछले साल जुलाई में उड़ीसा सरकार ने ई-कॉमर्स में कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के परिणाम स्वरूप फ्लिपकार्ट की मदद से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले हथकरघा कारीगर पूरे भारत में अपने उत्पादों का बेहतर विपणन कर सकेंगे। ऑनलाइन प्रतियोगिता चीजों को और अधिक किफायती बनाती है। चूंकि ऑनलाइन स्टोर की परिचालन लागत कम होती है, इसलिए उसके उत्पाद की कीमतों पर वृद्धि आमतौर पर बहुत कम होती है, क्योंकि वो चीजों को सस्ता फिर भी ब्रेक इवन पर बेच सकते हैं। इसके अलावा ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा सौदा खोजने के लिए विभिन्न ऑनलाइन स्टोर से समान उत्पादों को ब्राउज करना आसान है, जिससे उचित मूल्य निर्धारण होता है। गूगल शॉपिंग एक ऐसा ही उत्पाद खोज इंजन का उदाहरण है, जो अलग अलग बिक्री स्टोर पर जाकर वस्तु का सर्वोत्तम मूल्य बताता है। सुविधा और समय की बचत होती है। ई-कॉमर्स लोगों को उनकी जरूरत के सामान और सेवा 24 घंटे प्रदान करता है, जिससे समाज अधिक कुशलता से और उत्पादक रूप से चलता है। यह उन लोगों के लिए एक बड़ा फायदा है जो देर से काम खत्म करते हैं और उनके पास अपने पसंदीदा उत्पाद को खोजने के लिए अपने नजदीकी आउटलेट तक जाने का समय नहीं है। शॉपिंग सेंटर जाने की तुलना में ऑनलाइन खरीदारी करना कहीं अधिक सुविधाजनक हो सकता है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण ई-कॉमर्स वेबसाइटें ग्राहकों को 1 या 2 दिन में मुफ्त डिलीवरी,
आपके पसंदीदा समय और स्थान पर डिलीवरी, कोई सवाल ना पूछे जाने वाली वापसी नीति आदि आदि जैसी अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करके खुद को अलग करने की कोशिश कर रही हैं। विकलांगों और बुजुर्गों के लिए बेहद आरामदायक। जो लोग विकलांग हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, या फिर वृद्ध लोग, इन सभी को अक्सर नियमित शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऑनलाइन शॉपिंग इन व्यक्तियों के लिए अपने घर में रहकर अपनी पसंद के उत्पादों और सेवाओं को ऑर्डर करना संभव बनाती है। ऑनलाइन मेडिसिन ऐप, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन की संभावना ने बुजुर्गों और विकलांग लोगों के लिए, जिनके पास कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए जीवन को आसान बना दिया है। ऐसे लोगों के लिए ई कॉमर्स एक वरदान से कम नहीं है। अधिक और आसान कनेक्ट और पहुंच ई कॉमर्स की एक बेहतर खूबी है। ई कॉमर्स के अस्तित्व ने एक तरफ छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों को बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही साथ इसने उनके लिए बहुत कम लागत पर अपने व्यवसाय का विस्तार करने के अवसर भी पैदा किए हैं। ई कॉमर्स के माध्यम से छोटे व्यवसाय भौतिक स्टोर की तुलना में ग्राहकों की अधिक पहुंच से जुड़ने में सक्षम हैं। ई कॉमर्स आपको अपने क्षेत्र के बाहर या देश के बाहर भी लोगों को बेचने की अनुमति दे सकता है। ई कॉमर्स के नकारात्मक सामाजिक पहलू भी हैं। डिलीवरी बॉय की सुरक्षा और स्वास्थ्य। यद्यपि ई कॉमर्स ने समाज में प्रभावशाली और सकारात्मक बदलाव किए हैं, पर हम कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देख सकते हैं। भारतीय सड़कों पर इन दिनों एक आम दृश्य मोटरसाइकिल पर सवार पुरुषों का होता है, जिनकी पीठ पर एक भारी बोझ होता है, जो कार्यालयों और आवासों को ऑर्डर देते हैं। ई कॉमर्स व्यवसाय के उदय और ऑनलाइन खरीदे गए उत्पादों की डोर स्टेप डिलीवरी की मांग के साथ डिलीवरी कर्मचारी ई कॉमर्स उद्योग की रीढ़ की हड्डी बन गए हैं और अंतिम मील वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकतर युवा और मध्यम आयु वर्ग के पुरुष डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते हैं और उन्हें तीसरे पक्ष द्वारा काम पर रखा जाता है। उनमें से कई अपर्याप्त रूप से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से विहीन हैं। उनकी नौकरी की प्रकृति उन्हें अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए मजबूर करती है, बहुत तनाव और थकान का कारण बनती है। ई कॉमर्स डिलीवरी बॉय द्वारा व्यक्त की गई कुछ सामान्य स्वास्थ्य चिंताओं में भारी भरकम सामग्री ले जाने के कारण पीठ दर्द, कई सीढ़ियां चढ़ना आदि शामिल है। अन्य खतरों में मामूली सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली चोट, ग्राहकों का अनुचित पता ढूंढना और लंबे समय तक प्रतीक्षा करना शामिल है। इस साल मार्च में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक कंटेंट क्रिएटर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हितेश चंद्रानी नाम की एक महिला ने आरोप लगाया कि जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय कामराज ने 9 मार्च को उस पर हमला किया और उसकी नाक को घायल कर दिया, जब वो एक बहस में थे, देर से डिलीवरी के कारण। जिसके बाद पुलिस ने कामराज को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसके एक दिन बाद कामराज ने अपने खुद के एक वीडियो में कहानी में अपने पक्ष का खुलासा किया। अपनी आंखों में आंसू के साथ कामराज ने जोर देकर कहा कि चंद्रानी ने ऑर्डर के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि डिलीवरी देर से हुई थी। झगड़ा तब शुरू हुआ जब उसने उसे आदेश के लिए भुगतान करने या वापस करने को कहा। उसने कहा कि जब वह उस पर हमला कर रही थी तो उसकी अपनी अंगूठी के कारण उसको चोटें लगी। जोमेटो डिलीवरी बॉय का एक और वीडियो दिसंबर 2018 में वायरल हुआ, जिसमें डिलीवरी मैन ने लाल जोमेटो टी शर्ट पहने हुए अपने बैग से एक खाने का डब्बा निकाला, उसमें से कुछ खाना खाया और अपने डिलीवरी स्थान पर जाने से पहले उसने सील कर दिया। इस पर संज्ञान लेते हुए जोमेटो ने जांच शुरू की और वीडियो की सत्यता की पुष्टि की। सोमवार को प्रकाशित एक ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने खुलासा किया कि वीडियो मदुरई में शूट किया गया था और डिलीवरी मैन को तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वीडियो पर काफी हंगामा हुआ और इसे सोशल मीडिया पर 4 मिलियन से अधिक बार देखा गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों ने डिलीवरी मैन के प्रति सहानुभूति दिखाई तो कुछ ने इसका विरोध किया।
हालांकि ये घटनाएं इस एहसास के लिए एक कठोर जागृति थी कि फेसलेस, नामहीन डिलीवरी बॉय जिन्हें हम हल्के में ले लेते हैं, वो भी इंसान हैं और उन्हें अपनी नौकरी में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विस्तारित काम के घंटे और नौकरी की असुरक्षा से लेकर निराशाजनक वेतन और अपर्याप्त सुविधाएं। यह एक ज्ञात तथ्य है कि डिलीवरी मैन विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे महानगरों में समय पर ऑर्डर देने के लिए लगातार दबाव में हैं। आए दिन डिलीवरी बॉयज पर हमला करने और उनके पैसे और पार्सल लूटने की खबरें आती रहती हैं। इन सब के बावजूद इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ई कॉमर्स ने लोगों के लिए रोजगार के अपार अवसर पैदा किए हैं। जो युवा पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके, उन्हें आसानी से ई कॉमर्स कंपनियों में डिलीवरी बॉय के रूप में नौकरी मिल जाती है। दूसरा नकारात्मक पहलू है पैकेजिंग और कचरा। जैसे जैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे लेन देन और शिपमेंट की संख्या भी बढ़ रही है। भारी मात्रा में पैकेजिंग, लदान से जुड़ा कचरा, मुख्य रूप से कार्डबोर्ड बॉक्स, स्पेस फिलिंग, सुरक्षात्मक प्लास्टिक एयर कुशन चिंता का विषय है। शायद ई कॉमर्स में वृद्धि का सबसे अधिक दिखाई देने वाला नकारात्मक प्रभाव डिलीवरी के बाद बची हुई पैकेजिंग से जुड़ा कचरा है। ड्राउनिंग इन अ सी ऑफ कार्डबोर्ड, बिल्ट ऑन ए माउंटेन ऑफ कार्डबोर्ड, कुछ ऐसे वाक्यांश हैं जो ई कॉमर्स द्वारा उत्पादित कचरे की समस्या की गंभीरता को उजागर करते हैं। 2017 में अमेज़न ने अकेले अपनी प्राइम सेवा के माध्यम से लगभग 5 मिलियन पैकेज अपशिष्ट बनाए। इस सभी कचरे का समाधान जो आमतौर पर दिमाग में आता है वह है रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण। यह समस्या को संबोधित करने का एक संभावित तरीका पेश करता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण चुनौतियों के बिना नहीं है। उत्पादों के पुनर्चक्रण के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है, और जिन सामग्रियों को पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता उन्हें लैंडफिल में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर इसे पारंपरिक खुदरा वाणिज्य में पैदा होने वाले कचरे के खिलाफ देखा जाए तो यह उतना बुरा नहीं है जितना लगता है। खुदरा चैनलों में भी दुकानदार कार्डबोर्ड बक्स में उत्पाद प्राप्त करता है और आगे ग्राहकों को कागज और प्लास्टिक के पैकेट में वितरित करता है। जो खुदरा विक्रेता रसीदों, बिलों, विज्ञापन फ्लायर्स, कैटलॉग आदि के रूप में कुछ ना कुछ कचरे का उत्पादन भी करते हैं। यातायात और उत्सर्जन, ई कॉमर्स गतिविधियों में वृद्धि का एक और प्रमुख रूप से दिखाई देने वाला नकारात्मक प्रभाव डिलीवरी करने के लिए आवश्यक वाहन यातायात में वृद्धि है। इन सभी पैकेजों की डिलीवरी के लिए हवाई जहाज और डिलीवरी ट्रक की आवश्यकता होती है जो CO2 उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं और यातायात की भीड़ को बढ़ाते हैं। डिलीवरी वाहनों और यातायात में वृद्धि स्वाभाविक रूप से अधिक उत्सर्जन की ओर ले जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के अनुसार अगले 10 वर्षों में डिलीवरी ट्रैफिक वृद्धि के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में 32% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह ग्लोबल वार्मिंग के समर्थकों के बीच चिंता का विषय है, लेकिन यह स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भी प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से उन प्रमुख शहरों के निवासियों के लिए जहां खराब वायु गुणवत्ता पहले से ही कई श्वसन समस्याओं का कारण बनी हुई है। पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग, ऑफ पीक डिलीवरी घंटे, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी वाहन और कई अन्य आवश्यकताओं के संदर्भ में सरकारी हस्तक्षेप की सख्त आवश्यकता है। हालांकि कुछ कंपनियों ने पर्यावरण के अनुकूल पहल के रूप में इन प्रथाओं का पालन करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी एक सख्त कानून की आवश्यकता है। अगर हम पारंपरिक खुदरा वाणिज्य को देखें तो ई कॉमर्स तुलनात्मक रूप से कम हानिकारक है। खरीदार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी कई स्टोर पर जाने की बजाय एक ऑनलाइन रिटेलर से ऑर्डर कर सकते हैं। उन सभी खरीदे गए उत्पादों को एक ही ट्रक पर एक साथ
वितरित किया जा सकता है, जो संभवतः सैकड़ों अन्य खरीदारों के लिए भी सामान ले जाता है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में इस बात की जांच शुरू की है कि किस हद तक सड़क पर कम लोगों के वाहन चलाने के लाभों से डिलीवरी ट्रकों में वृद्धि के नकारात्मक प्रभावों की भरपाई की गई है। हालांकि निष्कर्ष मिश्रित हैं। ऊर्जा और संसाधन खपत। सड़क पर डिलीवरी वाहनों या आकाश में कार्गो विमानों की वृद्धि से अधिक भीड़ भाड़ और CO2 के साथ साथ गैर नवीकरणीय संसाधनों, विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादों की ईंधन के रूप में अधिक खपत होती है। जैसा कि पहले भी चर्चा की गई है, इसके संभावित सकारात्मक प्रभाव भी हैं। सड़क पर एक डिलीवरी वाहन का मतलब है कई खरीदार संभावित रूप से दुकानों में जाते समय ईंधन जलाने की बजाय घर पर ही रहते हैं। पारंपरिक खुदरा वाणिज्य में बिजली का उपयोग बहुत अधिक हो सकता है। उनमें से प्रकाश और साइनेज एक प्रमुख उपयोग है, लेकिन सबसे बड़ा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो दुकानदारों और कर्मचारियों को आराम से रखने के लिए आवश्यक है। फव्वारे, भू निर्माण सिंचाई, शौचालय से जुड़े पानी के उपयोग की भी एक महत्वपूर्ण मात्रा है। कम भौतिक आउटलेट का मतलब यह भी है कि फूड कोर्ट में कम कागज उत्पादों का उपयोग किया जा रहा है। कागजों, ट्रे, नैपकिन से कचरा कम उत्पन्न हो रहा है। कम आउटलेट साइनेज और फ्लायर्स मुद्रित किए जा रहे हैं और बाथरूम, फर्श और खिड़कियों के लिए कम रसायनों और सफाई उत्पादों की आवश्यकता होती है। ये सभी ई कॉमर्स के अतिरिक्त सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ हैं। कंपनियां पुनः उपयोग के लिए अंतिम उपभोक्ताओं से पैकेजिंग का पुनः संग्रहण भी कर रही हैं। अन्य कंपनियां इन्हीं को बायोडिग्रेडेबल बनाने के काम कर रही हैं। यातायात और उत्सर्जन के संबंध में विशेष रूप से बड़े शहरों में कानून निर्माता कम से कम 2 उल्लेखनीय रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। पहली, डिलीवरी के समय को केवल रात के घंटों तक सीमित करना, यानी सामान्य कामकाजी घंटों के बाहर। दूसरी, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी वाहनों का प्रयोग अनिवार्य करना। निष्कर्ष यह निकलता है, ई कॉमर्स समाज के लिए एक लागत है या लाभ, हम इस प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं दे सकते। यद्यपि कुछ गंभीर नकारात्मक प्रभाव मौजूद हैं, लेकिन लाभ अधिक हैं। समाज नकारात्मक प्रभाव से अधिक लाभ प्राप्त कर रहा है, जिसका अर्थ है कम नुकसान के खिलाफ उपभोक्ता, सामाजिक और पर्यावरण लाभ में वृद्धि। ई कॉमर्स कंपनियां और सरकार अपनी नीतियों और प्रथाओं के साथ ई कॉमर्स के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत कर रही हैं, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही वे सभी संभावित नुकसानों को दूर करने में सफल होंगे। आइए अब चर्चा करते हैं ई कॉमर्स के नैतिक पहलुओं पर। गोपनीयता एक मिथक है। आप इंटरनेट पर जो कुछ भी खोजते हैं उसे देखा और रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि अगर आप किसी खास विषय पर गूगल पर सर्च करते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़े विज्ञापन मिलने शुरू हो जाते हैं। हाल ही में मैंने योग करना शुरू किया और इसके बारे में बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने विभिन्न योग मुद्राओं के बारे में गूगल पर खोज की, और फिर अगले ही पल विभिन्न फिटनेस ऐप से संबंधित कुछ विज्ञापन जो अपने योग कार्यक्रमों और उत्पादों को बेच रहे हैं वो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर दिखने लगे। यदि आप इन्हें नहीं भी देखना चाहते हैं तो भी वो आपके इंटरनेट पेजों पर दिखाई देते रहेंगे। इसका कारण है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मई के महीने में खबर थी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेयर्स को सरकार द्वारा नए IT नियम 2021 का पालन नहीं करने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस नए नियम के अनुसार कंपनी को एक मुख्य मीडिया अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है जो सरकार को उपयोगकर्ता के बारे में सभी जानकारी देगा, यदि मांगी जाती है तो। इसका क्या मतलब है? क्या आपने देखा है, जब भी आप व्हाट्सएप करते हैं तो एक संदेश दिखाया जाता है। आपके संदेश एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं, जिसका अर्थ है कि संदेश प्रेषक के सिस्टम या डिवाइस पर एन्क्रिप्ट किया गया है और केवल इच्छित प्राप्तकर्ता ही डिक्रिप्ट कर सकता है।
जो तृतीय पक्षों को स्थानांतरित होने के दौरान डेटा तक पहुंचने से रोकता है। अगर व्हाट्सएप सरकार द्वारा लगाए गए नए आईटी नियम 2021 को स्वीकार करता है तो हमारे संदेश अब एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं रहेंगे, कोई गुमनामी नहीं होगी, सभी संदेशों का पता लगाया जा सकता है और संदेशों के मूल प्रेषक को भी आसानी से पहचाना जा सकता है। निष्कर्ष यह है कि इंटरनेट की दुनिया में गोपनीयता एक मिथक है। कंप्यूटर का दुरुपयोग, जिम्मेदारी और व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग। जब हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं जो आमतौर पर पहचान करने वाले की जानकारी यानी कुकी फाइल को हमारी सूचित सहमति के बिना हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर सेव कर देती है। इन कुकी फाइलों का उपयोग आमतौर पर जानकारी संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि हम पहले किसी वेबसाइट पर थे और जब हम साइट छोड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं। इस जानकारी को बाद में अन्य ई कॉमर्स साइटों से कुकी फाइलों के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि कंपनियों को मल्टी साइट वेब शॉपिंग की संपूर्ण सत्रों का विस्तृत विवरण मिल सके। ऑनलाइन खरीदारी करते समय ग्राहकों को नाम, पता, जन्मदिन, फोन नंबर, डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी जैसी विभिन्न व्यक्तिगत जानकारी देने की आवश्यकता होती है। ग्राहक के डेटा को संग्रहित और सुरक्षित करना, इसे तीसरे पक्ष के साथ साझा ना करना ई कॉमर्स में मुख्य नैतिक चिंताएं हैं। धोखा, बेईमानी और सटीकता। धोखे से तात्पर्य है कि जब ई सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं को ई उत्पाद खरीदने के लिए भ्रामक प्रथाओं का उपयोग करे, जिसमें जानबूझकर गलत बयानी, उत्पादों और सेवाओं के बारे में गलत बयान शामिल है। ग्राहक उस उत्पाद को छू नहीं सकते जिसे वो खरीदना चाहते हैं। वे उन चित्रों और वीडियो को देखेंगे जो उत्पाद को आदर्श प्रकाश व्यवस्था, फोटोशॉप प्रसंस्करण और कलात्मक स्पर्श में दिखाते हैं। वे विवरण पढ़ेंगे और उत्पाद के बारे में बहुत कम या फिर बहुत अधिक कह सकते हैं। ई कॉमर्स ग्राहकों को वह सटीक वस्तु देखने को नहीं मिलती है जो उन्हें प्राप्त होगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने उत्पादों को सटीक, पूरी तरह और ईमानदारी के साथ सूचीबद्ध करने का प्रयास करें। वास्तविक उत्पाद बिल्कुल वैसा ही डिलीवर किया जाए जैसा कि वेबसाइट पर दिखाया गया है और ऑर्डर करने की मात्रा के अनुसार ही डिलीवर किया जाए। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को खरीद बटन पर क्लिक करना आसान नहीं है। ई कॉमर्स की क्षमता को साकार करने में विश्वास एक बाधा है। हजारों ई कॉमर्स वेबसाइटें हैं जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करती हैं, लेकिन क्या हम किसी भी रैंडम वेबसाइट पर ऑर्डर देने में सहज हैं? नहीं। इसका कारण है विश्वास। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आदि बड़े नामों से हम सबसे ज्यादा परिचित हैं क्योंकि उन्होंने अपने ग्राहकों के बीच विश्वास स्थापित किया है। जिन कंपनियों को उनके व्यवहार में नैतिक माना जाता है, वे ऑनलाइन दुनिया में विश्वास स्थापित करने और व्यावसायिक लेन देन को बनाए रखने की संभावना रखते हैं। ग्राहकों की संतुष्टि के लिए समग्र समर्पण के माध्यम से नैतिक विपणन संभव है। नकली उत्पाद बेचना। हम पहले ही यह सुनिश्चित करने के बारे में बात कर चुके हैं कि उत्पाद लिस्टिंग को सटीक रखा जाना चाहिए, लेकिन खुद उत्पादों के बारे में क्या? यह निर्धारित करना नैतिक रूप से महत्वपूर्ण है कि केवल प्रामाणिक उत्पाद ही बेचे जा रहे हैं। तृतीय पक्ष आपूर्तिकर्ताओं का उपयोग, ड्रॉप शिपिंग और कुछ गतिशील ऑर्डर पूर्ण रणनीतियां जो आज उपलब्ध हैं, आपके व्यवसाय को बहुत अधिक मूल्य दिला सकती हैं, लेकिन वे कुछ जोखिम भी पेश करती हैं। एक खरीदार के रूप में जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदते हैं जो निर्माता नहीं है, तो आप कैसे जानते हैं कि उत्पाद कहां से आ रहा है? ई कॉमर्स कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे अपनी वेबसाइट पर प्रामाणिक उत्पाद ही बेचें। बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा ई कॉमर्स और ईट मोटर व्यवसाय दोनों में ही एक मुद्दा है। उदाहरण के तौर पर परंपरागत रूप से संगीत प्रेमियों ने खुदरा स्टोर से कैसेट या कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी पर संगीत खरीदा। बहुत से लोगों ने अपने खरीदे गए संगीत की कैसेट या सीडी की प्रतियां बनाई और उन्हें अपने दोस्तों को दे दी, जो कि अवैध और अनैतिक है।
ई कॉमर्स में कॉपीराइट उल्लंघन की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को साझा करना और कॉपी करना आसान होता है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ई कॉमर्स और पारंपरिक ईंट और मोटर व्यवसाय में नैतिक पहलू लगभग समान रहते हैं, लेकिन उनका दायरा और अभिव्यक्ति भिन्न होती है। धन्यवाद।